नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश की राजनीति एक बार फिर करवट ले रही है और इस बार मोहरे वही है लेकिन चाल बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो फैसला लिया गया उसने एक तीर से दो निशाने साधे। जातिगत जनगणना कराने का निर्णय सिर्फ एक प्रशासनिक पहल नहीं बल्कि एक मास्टर स्ट्रोक है जिसने राहुल गांधी को उनके ही जाल में उलझा दिया है। कांग्रेस और राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया जरूर, लेकिन इरादों में सच्चाई नहीं थी। सवाल यह है कि जब आपके पास सत्ता थी, पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और फिर मनमोहन सिंह तक, तब आपने जातियों की गिनती क्यों नहीं कराई? जवाब साफ है, कांग्रेस को सिर्फ वोट बैंक चाहिए था, सामाजिक न्याय नहीं। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को जन जागरण का हथियार बनाया, लेकिन जैसे ही मोदी सरकार ने इसे हकीकत में बदल दिया, राहुल गांधी का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा उनकी मुट्ठी से फिसल गया। कहते हैं ना, बाजी उसी के हाथ लगती है जो वक्त पर चाल चलता है। और इस बार पीएम मोदी ने समय पर निशाना साधा। अब राहुल गांधी और उनकी पार्टी क्रेडिट लेने की होड़ में है। आनन फानन में कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की मीटिंग भी बुला ली, लेकिन देश की जनता जानती है जो काम 70 साल में कांग्रेस ना कर सकी वो मोदी सरकार ने कर दिखाया। तो आज कैसे पीएम मोदी ने राहुल गांधी के हाथ से एक बड़ा मुद्दा छीन लिया, उसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जाति जनगणना का मुद्दा नो डाउट राहुल गांधी ने संसद में, सड़क में, हर जगह उठाया, लेकिन कैसे पीएम मोदी ने एक झटके में उनके हाथ से इतना बड़ा मुद्दा वापस ले लिया? देखिए, कांग्रेस की समस्या सिर्फ जातीय जनगणना की घोषणा नहीं है जी। कांग्रेस की समस्या है कि इसे कैसे एक्जिलरेट किया जा रहा था, और दूसरी समस्या है कि जातीय जनगणना के साथ जो मोदी ने घोषणा की है उससे इनको तकलीफ इस बात की हो रही है कि ये नहीं बताया गया कि जातीय जनगणना जो होगी वो केवल हिंदुओं की होगी। ये नहीं बताया गया है कि मुस्लिम को केवल मुस्लिम ही रखा जाएगा, जैसे इन लोगों ने जातीय सर्वे किया। बिहार में हो जातीय सर्वे जब महागठबंधन की सरकार थी उस समय किया गया, कर्नाटक में किया गया, तेलंगाना में किया गया। तो इन जगहों पर जो जातीय जनगणना की जा रही है उसमें हिंदुओं के आंकड़े दिए जा रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के अंदर जातियों के आंकड़े नहीं हैं। मुस्लिम 14%, 16%, 18% ऐसे आंकड़े इन लोगों ने दिए, क्योंकि ये सर्वे करवाया जा रहा था, जातीय सर्वे स्टेट गवर्नमेंट जो करवाती है। क्या स्टेट गवर्नमेंट के उन्हीं आंकड़ों के आधार पर उन स्टेट्स में सेंसस सरकार न करवाए? केंद्र सरकार सेंसस करवाती है, जनगणना करवाती है, और 10 साल में जनगणना होता है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण ये थोड़ा टाइम बढ़ गया। और ऐसे में क्या जिन राज्य सरकारों ने जो जातीय सर्वे करवाया उसमें तो एक एक व्यक्ति से जाति पूछी और उसके आंकड़े भी सामने लाए, तो क्या उसी जनगणना के आधार पर उन राज्यों को इस जनगणना से बाहर कर दिया जाए कि नहीं, इसके आंकड़े तो हैं, उसी आंकड़े को उस स्टेट का आंकड़ा मान लिया जाए और नेशनल लेवल पर जो आंकड़े आएंगे उसमें उन स्टेट का आंकड़े उसी के आधार पर जोड़ लिया जाए? ऐसा नहीं होगा। ये फिर से जनगणना जो होगी उसमें जातीय स्थिति उसकी बताई जाएगी, और उसमें यह भी बताया जाएगा कि मुसलमानों में कितनी जातियां हैं। ये नहीं कि मुसलमानों में मतलब मुस्लिम जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, मुस्लिम हैं, और उसकी जनसंख्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर या पूरे देश में कितनी है, ये केवल मुसलमान और हिंदू के नाम पर नहीं होगा। अभी तक क्या होता था, रिलीजियस सेंसस होते थे, जातीय आंकड़े तो नहीं हैं, लेकिन धार्मिक आंकड़े हर स्टेट का भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। इसी के आधार पर कहा जाता है कि मुसलमान 15% हैं, किसी स्टेट में 18%, 16% भी है, केरल में 24% हैं, और पूरे देश में जो आंकड़े आए थे उसमें भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, ये सब के आंकड़े आए, और उसी के आधार पर अल्पसंख्यक समाज, बहुसंख्यक समाज की धारणा भी बनी थी, जिसमें सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय माना गया था ये मुसलमानों को। जबकि इसमें सरकार की गलतियां थी कि अल्पसंख्यक मानने का क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर ऑल इंडिया लेवल पर अल्पसंख्यक मानते हैं तो आपको एक तय करना चाहिए था कि 10% से कम पॉपुलेशन वाले अल्पसंख्यक होंगे, 15% से कम वाले होंगे, या फिर 5%, 10% जिसका हो, यानी कि
5% के आसपास जहां पर हो वहीं पर केवल अल्पसंख्यक माना जाएगा। और अल्पसंख्यक की क्राइटेरिया जो है वो स्टेट लेवल पर, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फिक्स करना चाहिए था कि कौन से जिले में कौन अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक है, उसके आधार पर उस जिले की योजना में उन लोगों की भूमिका उसी आधार पर तय की जाएगी। ये ऐसा नहीं कि रिलीजियस माइनॉरिटी का मतलब है कि जो 18% बढ़ चुका है वो भी माइनॉरिटी में ही आता है। और किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे पश्चिम बंगाल की घटनाएं ये सब होती है और सामने आते हैं आंकड़े कि भाई मुर्शिदाबाद मालदा में तो 70% तक है, और उसी तरह से बिहार के सीमांचल वाले इलाके में आते हैं कि ये सीमांचल में 60% 70% मुसलमान हैं, चाहे कटिहार हो, किशनगंज हो, यहाँ तक कि पूर्णिया तक में 30% से ज़्यादा मुसलमान दिखाई पड़ते हैं। तो उन जगहों पर भी क्या उसे अल्पसंख्यक माना जाएगा? क्योंकि उनके रहने सहने का तरीका और जो रहते हैं उनके अंदर जो पावर आता है, ताकत माना जाता है कम्युनिटी का, वो तो स्थानीय लेवल पर होता है, वो राष्ट्रीय लेवल पर नहीं होगा। वो स्थानीय लेवल पर होता है कि ये बसावट मुसलमानों की है, तो यहां इस बसावट के अंदर अल्पसंख्यक कौन हो सकता है। और इसी के कारण हिंदू कई जगहों पर अल्पसंख्यक समुदाय है और उसको भगाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में देखिए, बिहार के सीमांचल में देखिए, केरल के अंदर देखिए, जहां पर मल्लेपुरम डिस्ट्रिक्ट की बात की जाती है और कई कम्युनिटी ने सवाल उठा दिया। पिछली बार एजवा कम्युनिटी के लीडर जो है नतीशन, उन्होंने भी कहा था कि यहां तो हिंदुओं को सांस लेने के लिए भी मुसलमानों से पूछना पड़ता है। ये हम लोग हिंदुस्तान में रह ही नहीं रहे हैं। यहाँ के लोग तो सोच रहे होंगे कि किस देश में रह रहे हैं जहाँ हिंदुओं की स्थिति ऐसी दुर्गति वाली है कि जहाँ मुसलमानों का साम्राज्य है, वहाँ पर जितने विधानसभा सीटें हैं सब पर मुसलमानों का कब्जा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का कब्जा। तो अलग अलग जगहों पर जो इस्लामिक किलेबंदी है उसमें केवल मुसलमानों की जनगणना नहीं होगी, बल्कि मुसलमानों के अंदर जातियों की होगी। और यह पटल पर रखा जाएगा और उसकी चर्चा होगी कि देखो मुसलमानों को मुसलमान मुसलमान मत कहो और इसको जातियों में विभाजित करो। 80 जातियां हैं, 70 जातियां हैं। ये जो हिंदुओं के लिए कहा जाता है ओबीसी में इतनी जातियां हैं, दलित समुदाय में इतने हैं, एससी में इतनी जातियां हैं, और वो सारे जातियों के लोग पिछड़े ही हैं। तो मुसलमानों में भी ये देखा जाना चाहिए अगड़ा पिछड़ा वर्ग कौन है और कौन कैसे संसाधनों पर कब्जा उसके अंदर किए हुए है। वो अपनी कम्युनिटी की बात करता है, वक्फ बोर्ड की बात आती है तो कहता है पूरे मुस्लिम कम्युनिटी का वो है वक्फ बोर्ड की जमीनें। तो उसके अंदर भी बाइफर्केशन इस बात का होना चाहिए। और ये जब आंकड़े आएंगे तो बात की बात है, लेकिन जब से ये जनगणना शुरू होगा, सेंसस शुरू होगा और उसके बाद से जब ये पूछे जाने लगेंगे और चर्चाएं होनी शुरू होगी, तब से कांग्रेस की और ये विपक्षी गठबंधन के नेताओं की समस्या और बढ़ जाएगी। राहुल गांधी जैसे लोगों को, जो कि मुसलमानों की जातियां अब तक नहीं पूछते आए, जिनको लगा कि मुसलमान अगर जातियों में विभाजित हो जाएगा तो फिर उसके अंदर भी ऐसे ही लीडर पैदा होंगे। जी, अब तो नॉर्मल लोग और आम जनता भी ये पूछ रही है कि क्या राहुल गांधी अपनी जाति बताएंगे? बिल्कुल बताना पड़ेगा। राहुल गांधी तो अपनी जाति बताएंगे ही, लेकिन उनके ऊपर भरोसा नहीं है। बताते तो हैं जनेऊधारी ब्राह्मण हैं और जाति भी बताएंगे। अब कुछ दिन के बाद राहुल गांधी के अंदर, या हो सकता है CWC की बैठक में इस बात की चर्चा भी हो रही होगी कि भाई अब जातीय जनगणना तो हमने करवा दिया, अब वो मोदी सरकार ने भी मान लिया, हम लोगों के पास मुद्दा खत्म हो गया, लेकिन इससे आगे क्या करना है तो गोत्र का जनगणना करवाओ। कौन गोत्र के कौन कितने लोग हैं, क्योंकि अब जातियों में हिंदू विभाजित नहीं हो रहे, तो अब गोत्र के बीच टकराव करवाना है। जो इन लोगों को बांटो और राज करो की नीति रही है हिंदुओं के लिए, और मुसलमानों के लिए एकजुट हो और देश पर शासन करो, ऐसी नीति। बिल्कुल, कांग्रेस की नीति रणनीति तो सब साफ साफ समझ में आती है, लेकिन CWC की मीटिंग बुलाना या एक एक नेताओं का जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आ रहा है, पटना में तो कई पोस्टर लग गए हैं, राहुल गांधी को ही क्रेडिट दिया जा रहा है, कह रहे हैं कि हमने झुका दिया मोदी को। अब आगे क्या रणनीति बना रही है कांग्रेस पार्टी से? देखिए, झुकने और झुकाने, ये पॉलिटिक्स में 2 दिन का गेम होता है। आपने कहा कि हमने ऐसा डिमांड किया और उस डिमांड को मोदी ने मान लिया, तो ये डिमांड तो पिछले 70 सालों से चल रही है। आपने जातीय जनगणना पर रोक लगवाई, क्योंकि हमारे पास जो जातीय के आधार पर आंकड़े हैं वो ब्रिटिश काल के हैं।
1947 से पहले जनगणना में जातियों की संख्या लिखी जाती थी और उसी जनगणना के आधार पर अब तक जो काका कालेलकर आयोग बना या फिर मंडल कमीशन बना, ये सारे कमीशन ने जो रिपोर्ट दी रिजर्वेशन के लिए, और रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात ये लोग कर रहे हैं, रिजर्वेशन के लिए जो रिपोर्ट सौंपी उसमें उन्हीं जनगणना का आधार बनाया गया था। और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो इन लोगों ने कहा देखो एक बार धर्म के आधार पर तो देश बंट चुका है, अब जातीय आधार पर नहीं बंटना चाहिए। ये संविधान सभा में भी चर्चा हुई इन बातों को लेकर कि कितना ज्यादा हम बांटते जाएंगे देश के अंदर लोगों के बीच। और रिजर्वेशन की थ्योरी आई थी, वो एक प्रदर्शनात्मक प्रभाव बोला जाता है, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, यानी कि अगर समाज के किसी भी वर्ग के एक व्यक्ति को कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलता है सरकार के कुछ नीतियों से, तो दूसरे लोग प्रेरणा लेंगे कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी की बात है, प्रधानमंत्री मोदी अगर ये बात बोलते हैं कि देखो एक चाय वाला का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, चाय बेचते हुए प्रधानमंत्री बन सकता है, एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, तो ये विपक्ष की पार्टियों के लोग उस पर सवाल उठाते हैं। लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए कि जो थ्योरी शुरुआती दौर से चल रही है रिजर्वेशन के लिए या फिर प्रेरणा देने के लिए, उसमें तो ये तय किया जाता है, लोगों में प्रेरणा हुआ और पॉलिटिकल लीडर भी जो नीचे के स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता ये सोच सके कि राजनीति में भी ये हो सकता है। जब एक देश का प्रधानमंत्री बन सकता है एक गरीब इंसान जो कि अपना बचपन शुरू किया था चाय बेचते हुए, तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं। ये अवधारणा जैसे ही आती है, प्रेरणा मिलती है, उसके बाद उसकी एनर्जी डबल ट्रिपल से ज्यादा हो जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। और ये प्रेरणा देने के लिए ही किया जाता है। इन लोगों ने आजकल राजनीति को ऐसा धंधा बना दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी झाड़ू लेके निकले तो उनको सफाई वाला बना दो। वो एक प्रेरणा देने के लिए कर रहे हैं कि देखो प्रधानमंत्री होते हुए हम स्वच्छता अभियान में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर व्यक्ति को पार्टिसिपेट करना चाहिए। और वही बात है इन लोगों के लिए। इसकी घृणित राजनीति को देखिए, कांग्रेस, अभी सरकार ने एक फैसला लिया, लेकिन सरकार ने फैसला लिया तो भारतीय जनता पार्टी, जो बार बार ये मीडिया में कहा जा रहा है पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, ये अच्छा एक ऐसी घोषणा किए कि विपक्ष के ये सारे जातीय जनगणना का गैंग जो बना था करवाएंगे, उन लोगों को अब सवाल पूछने का आधार ही खत्म हो गया। हाँ। अब वो कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए चर्चा। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं जश्न मनाया हिंदुस्तान में, ये बहुत बड़ा एक फैसला हो गया। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा ने मनाया या फिर दलित मोर्चा ने बनाया, किसी ने नहीं मनाया, क्योंकि अभी देश में एक अलग माहौल चल रहा है। हाँ। और इन कांग्रेस वालों को देखिए, राहुल गांधी को देखिए, ये कुछ दिन के लिए जश्न मनाने लगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें कर रहा है। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के पोस्टर पर, तस्वीरों पर, उन जगहों पर दूध डाल रहे हैं, हाँ। नहला रहे हैं कि देखो भाई राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत हो गई। पर क्या ये बात राहुल गांधी को सर समझ में नहीं आ रही? क्योंकि जब ये मोदी सरकार का फैसला आया तो राहुल गांधी कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिवार वालों से मुलाकात कर रहे थे और आनंद फानन में तुरंत आते हैं, 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं। देखिए जिस तरीके से शुभम द्विवेदी के घर पर गए, इमोशनल माहौल था, उनके परिवार वाले तो लिपट के रोए, बात की, ये सारी चीजें मीडिया में दिखाई गई। लेकिन राहुल गांधी को जो झापड़ लगा है उसके बारे में किसी ने नहीं बताया कि राहुल गांधी जब रास्ते में थे तो उस समय शुभम द्विवेदी के परिवार वालों ने कहा कि देखिए हम लोग जब कश्मीर में थे, हम लोगों ने इस हत्या के बाद उस समय लोगों से मदद मांगी, जो लोकल लोग था उन्होंने मदद से मना कर दिया। यहाँ तक कि हमारे परिवार के कुछ लोग थे, बुजुर्ग की बात कर रहे थे कि वो लोगों घोड़े पर चढ़ के ऊपर जाने के लिए मना कर रहे थे और वहीं के लोकल ने कहा कि नहीं नहीं ऊपर जाना ही पड़ेगा, फोर्स कर रहा था, हमें तो शक है कि ये लोग भी मिला हुआ था। उन लोगों ने यही कहा कि आसपास में जो और लोग खड़े थे, टूरिस्ट ऑपरेटर वगैरह, उन सब लोगों से मदद मांगते रहे, उसने इग्नोर कर दिया। यहां तक कि सवाल तो यहां भी उठ रहा है कि एक आध दो पुलिस वाले भी थे और उन लोगों ने, जो जम्मू कश्मीर पुलिस का था वो भी मुस्लिम ही था, और उन लोगों से मदद की मांग की तो वो उसका कहना था ये मेरा काम नहीं है, ये काम है पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी का, इन लोगों से सुरक्षा करना। और ऐसे में राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में गए, श्रीनगर गए तो क्या बोला
श्रीनगर में जाकर बोलते हैं कि मेरे भाइयों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ अन्याय हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। कौन से ब्रदर सिस्टर? जो कि वहां पर लोकल लोग हैं, उसको परेशान किया जा रहा है ये सर्च ऑपरेशन के नाम पर। तो कश्मीर में क्या वो लोग इनोसेंट लोग हैं? वो निर्दोष है जो कि आतंकवादियों की मदद करता है, और उसी की मदद करने के लिए राहुल गांधी जैसे लोग जाते हैं कि नहीं नहीं, इन लोगों को माफ कर दो, सिंपैथाइजर को माफ कर दो, जो अपने घर में आतंकवादियों को पनाह दे रहा है उसको माफ कर दो, जो अपने भाई को मुजाहिदीन बोलता है, जो हत्यारा है, उसको माफ कर दो। तो माफ किसे किसे किया जाए? तो राहुल गांधी के जाने से पहले इनके परिवार वालों ने ही वो बात कही थी, और आज भी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके घर में गए, लेकिन एक बार भी ये बात नहीं कही कि हिंदुओं की हत्या की गई है और वहां के लोकल मुसलमानों की भी भूमिका संदिग्ध है। यह बात नहीं कही कि कठोर कार्रवाई सरकार करे, सरकार और कठोर कार्रवाई करे, लेकिन किस पर करे? आतंकवादियों पर। ये बार बार यही बात कर रहे हैं, आतंकवादियों पर। तो आतंकवादियों का कोई एक घर ठिकाना है कि उसके ऊपर जाकर बम गिरा दोगे? ये आतंकवादी तो वही है जो समाज में छिपा हुआ है, जो वही घाटी के क्षेत्रों में बसे हुए लोगों के बीच से निकलता है। यह आदिल कहां से था? पाकिस्तान का था या कि कश्मीर का था? कश्मीर के उन लोगों पर जब सरकार कठोर कार्रवाई करती है तो तकलीफ होती है। एक बार भी ये नहीं कहे कि पाकिस्तान ने ऐसा करवाया है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करो। तो ये तो इसके छिपे हुए एजेंडे हैं। लेकिन जो ये जश्न मना रहे थे इस बीच, और ये जश्न में खलल डाला है, इसमें अब इन सारे लोगों की, ये जो सबसे पहले रॉबर्ट वाड्रा आया सामने, और उसी के खिलाफ सबसे पहले इस बीच ईडी का इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुआ, उसके बाद नेशनल हेराल्ड का मामला आया, और उसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ ये जांच शुरू हुई। मतलब तीनों फाइल एक साथ खुलने वाली है। ये कांग्रेस CWC की बैठक में भी झगड़ा कर रही है, वहां पर आपस में ही भिड़े नेता कह रहे हैं कि हमारी औकात क्या है भाई, राहुल गांधी बता दें कि सारी औकात उन्हीं की है। ये प्रधानमंत्री मोदी की जो गायब होने वाली फोटो शेयर हुआ था, उस पर कांग्रेस के अंदर बवाल मचा हुआ है, और इसके लिए सुप्रिया श्रीनेट को पहले जयराम रमेश ने फोन किया। भाई सोशल मीडिया इंचार्ज हो, ये जब विवाद शुरू हुआ, हंगामा शुरू हुआ, तो सब लोग, किसी की औकात तो थी नहीं कि राहुल गांधी को डायरेक्ट फोन करे कि राहुल गांधी बताइए कि आप क्या करना है। तो उससे पहले जयराम रमेश ने फोन किया। जयराम रमेश के फोन का कोई जवाब नहीं मिला कि नहीं नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, इसे नहीं हटाएंगे। उसके बाद ये पवन खेड़ा आया, ये इंचार्ज है मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का, उसकी बात भी नहीं सुप्रिया सेनेट ने मानी। जब सब लोगों को लगा कांग्रेस बहुत ज्यादा घिरती जा रही है, तो ये फोन कॉल गया राहुल गांधी के पास, और राहुल गांधी ने सुप्रिया सेनेट को फोन किया और कहा कि जितना जल्दी तुम ये पोस्ट हटाओ, तुम लोगों ने कोऑर्डिनेशन का नाजायज फायदा उठाया है, और हम लोग बात कर रहे हैं कि पार्टी लाइन के साथ चलना है, और ये पार्टी लाइन के साथ चलना होता है कि जो तस्वीर तुम लोगों ने शेयर किया, पता नहीं किसके दिमाग का आइडिया था ये। वो डांट फटकार हुई सुप्रिया सेनेट ने, उसके बाद इसको हटाया। लेकिन CWC की बैठक में यही बात चली कि कोई सीनियर जूनियर है, या फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा के अलावा कांग्रेस में सारे एक ही लाइन में खड़े हैं, चाहे किसी कम्युनिकेशन सेल का इंचार्ज हो, या फिर महासचिव हो, या फिर संगठन महामंत्री हो, या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सब एक ही लाइन में खड़े नजर आते हैं। एक छोटा से छोटा नेता भी हमारी बात नहीं सुनती, क्यों? क्योंकि वो राहुल गांधी के नजदीकी है। जी। तो इसलिए हंगामा इस बात के लिए CWC में भी हुआ कि हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। जातीय जनगणना को लेकर बात तो थी कि अब हम कौन सा एजेंडा लेकर आए कि इसमें हम सरकार को घेर सके, क्योंकि इसको पता है कि 1-2 दिन में सवाल पूछने और जीत का जश्न मनाने वाली बातें खत्म हो जाएगी। फिर आप बार बार नहीं कहोगे कि सरकार को हमने घेर लिया, सरकार को प्रेशराइज कर लिया। ये अग्निवीर पर भी नहीं बोल पाए थे, और पुराने कई स्कीम पर भी नहीं बोल पाए थे। सरकार अपने तरीके से, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम करता था, ये ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म हो गया, क्योंकि न्यू पेंशन स्कीम में ही कई कैटेगरी सरकार ने बनाया, और उसके आधार पर चेंज कर दिया कि जिसको जो ऑप्ट करना है कर लो। उसके बाद ये पेंशन स्कीम वाला इन लोगों का खत्म हो गया मामला। अब ये जातीय जनगणना सरकार ने घोषणा कर दी, अब कितना दिन तक चिल्लाते रहोगे इसके ऊपर?
तो इसके लिए आगे स्ट्रेटजी है जिसमें चर्चा इस बात के लिए हो रही थी 50% कैप को खत्म करने की बात करेंगे, लेकिन उसमें भी बहस इस बात के लिए ही हुई कि भाई 50% कैप खत्म करने का सवाल तब उठाओगे जब 2-3 साल के बाद आंकड़े आएंगे। तो यानी ये आपस में लड़ भिड़ रहा है अपने मुद्दों के लेकर, एजेंडे को लेकर, और राहुल गांधी के खिलाफ भी कई नेताओं में इस बात के लिए गुस्सा है कि इसने अपने कुछ लोगों को ऐसे मैदान में छोड़ दिया है कि वो बेलगाम है, उसको किसी की परवाह नहीं है कि कौन सीनियर है कौन जूनियर हो, और इसलिए अंदर में कांग्रेस के अंदर ये चिंगारी भर रही है, सरकार कार्रवाई करने के लिए तैयारी है। और इस बार राहुल गांधी को जब बुलाया जाएगा तो उस समय राहुल गांधी के लिए सड़क पर भी कोई नहीं आएगा, सीधे इसको जेल के अंदर डाला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समझाने धन्यवाद। के लिए। तो विपक्षी खेमे में खलबली मची हुई है, राहुल गांधी सकते में है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब इस मुद्दे पे वो किस मुंह से मोदी सरकार का विरोध करें। अगर विरोध करते हैं तो सामाजिक न्याय के खिलाफ खड़े दिखते हैं और समर्थन करते हैं तो मोदी को क्रेडिट देने को मजबूर भी होते हैं। यही तो है मोदी की राजनीति की खूबी, विरोधियों को उनके ही पिच पर हराना। जातिगत जनगणना अब विपक्ष का हथियार नहीं, मोदी सरकार की नीति बन चुकी है। राहुल गांधी सोचते रहे, मोदी ने कर दिखाया, और कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग पर आगे की रणनीति बना में जुटी हुई है। अब देखते हैं कांग्रेस क्या प्लान करती है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।